स्पर्म कैसे पहुंचा, एग कैसे पहुंचा वो तो हमने देख लिया। एम्पुलरी रीजन में कैसे ये पहुंचे वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एग का स्ट्रक्चर, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चलेगा। अगर आपको एक एग का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो स्पर्म जैसे एग में जा रहा है, न्यूक्लियस जैसे फ्यूज होगा, वो कैसे होगा, कौन से लेयर्स को वो पेनिट्रेट करेगा, वो सब समझने के लिए एग का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ। पहले तो एग के लेयर्स हम लिख देते हैं यहाँ पर, लेयर्स ऑफ एग। कुछ लेयर्स हैं आपको अभी जानना है। कोरोना रेडिएटा, फर्स्ट लेयर, सेकंड जोना पेल्यूसिडा, फिर उसके अंदर है एग का साइटोप्लाज्म। तो कोरोना रेडिएटा, मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको। ये फर्स्ट लेयर में बना रही हूँ, ठीक है। फिर इसके सॉरी सब चला गया। वीडियो को बैक करके आप देख लो। कोरोना रेडिएटा ये फर्स्ट लेयर बना रही हूं मैं। सेकेंड लेयर है जोना पेल्यूसिडा का लेयर। और फिर उसके अंदर होता है एग का साइटोप्लाज्म। तो इसको नेम दे देते हैं, ये है कोरोना रेडिएटा। अंदर है जोना पेल्यूसिडा। फिर उसके अंदर ये है साइटोप्लाज्म और उसमें न्यूक्लियस भी होता है। ये न्यूक्लियस। तो पहला जो लेयर है कोरोना रेडिएटा, वो फॉलिकुलर सेल्स से बना है। मतलब ये जो मैंने गोल गोल करके रखा है वो फॉलिकुलर सेल्स है। जोना पेल्यूसिडा का लेयर ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, समझाती हूँ। बाद में तो है साइटोप्लाज्म और उसके अंदर है न्यूक्लियस। तो कोरोना रेडियोटा समझने जैसा कुछ नहीं है, फॉलिकुलर सेल से बना है। और पिछले वीडियो में देखोगे तो मैंने ये चीज ऑलरेडी समझा के रखा है। जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, मतलब ये प्रोटीन का एक लेयर है। और स्पम पहले कोरोना रेडिएटा को इंटरेक्ट करेगा और फिर जोना पेल्यूसिडा से अंदर जाएगा। ऑब्वियसली अगर स्पर्म इधर है वो तो मैं समझाऊंगी आपको, जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर स्पर्म यहाँ है तो फर्स्ट इंटरेक्ट करेगा वो कोरोना रेडिएटा से, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है। फिर इंटरेक्ट करेगा जोना पेल्यूसिडा से। आपको इतना एग का लेयर समझा, दो ही लेयर है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा। कोरोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल से बना है, जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, बस और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अब ये जो कोरोना रेडिएटा का लेयर है उसके बीच में ये बीच में एक एसिड होती है जिसको हम कहते हैं हायालुरोनिक एसिड, ठीक है। इसके बीच बीच में एसिड होते हैं जो सीमेंट का काम करता है, जोड़ के रखते हैं फॉलिकुलर सेल्स को, एक साथ जोड़ के रखते हैं। ये एसिड क्या करता है, जोड़ के रखता है। याद रखना बेटा, एसिड का काम क्या है, जोड़ के रख। तो स्पर्म जब इस लेयर को टच करता है तो स्पर्म में से, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। स्पर्म जब इस लेयर को टच करता है, स्पर्म के ऊपर आपको पता है एक्रोसोम होता है ना, तो वहां एक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन, एक्रोसोम रिएक्शन होता है। ये जो एक्रोसोम है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पर्म के स्ट्रक्चर में जो एक्रोसोम है वो कैरी करता है, कैरीज
डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स कैरी करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसमें भी क्या? हायाल्यूरोनिडेज एंड एक्रोसिन, ये दो एंजाइम्स वो कैरी करता है। तो अब तक मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर दो एंजाइम्स होते हैं। कौन से? ये दो, हायाल्यूरोनिडेज एंड एक्रोसिन, ये दो एंजाइम्स एक्रोसोम के अंदर होता है। इतना समझा? और ये एंजाइम्स का काम है एग के प्रोटेक्टिव लेयर को डिसॉल्व करना। ये जो लेयर है उसको आर पार तो करेगा ना स्पर्म, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए ये एंजाइम्स होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जो हायाल्यूरोनिडेज है वो, चलो मैं डार्क ब्लू से बता रही हूँ, वो क्या करता है? हायाल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा और स्पर्म अभी इस लेयर में पहुंचा, जोना पेल्यूसिडा में। अब तक एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ नहीं है, एक्रोसोम बर्स्ट नहीं हुआ है। जब स्पर्म कोरोना रेडिएटर को पार करता है तब तक एक्रोसोम रिएक्शन नहीं होता है। जब स्पर्म को जोना पेल्यूसिडा लेयर को पार करना होता है तभी एक्रोसोम रिएक्शन होता है। अब यहाँ से हायाल्यूरोनिडेज कैसे निकलता है? वो निकल जाता है, छोटे छोटे स्पेस में से निकल जाता है। उसके लिए एक्रोसोम को बर्स्ट होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक्रोसोम को बर्स्ट होने की जरूरत नहीं है। अब हायाल्यूरोनिडेज ने अपना काम कर दिया। अब आया एक्रोसिन की बात। जोना पेल्यूसिडा में टच करते ही एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, एक्रोसोम बर्स्ट होता है, एक्रोसिन निकलता है। ये जोना पेल्यूसिडा के लेयर को बर्स्ट करता है, डिसॉल्व करता है और फिर स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाता है। मैंने क्या बोला? फिर से सुनो, स्टेप बाय स्टेप लिख लो, बाद में लिखो, पहले सुनो। स्पर्म ऑब्वियसली सबसे पहले कोरोना रेडिएटा के लेयर को डिसॉल्व करेगा। कोरोना रेडिएटा के लेयर के बीच में होता है हायाल्यूरोनिक एसिड। अब ये एसिड को डिसॉल्व करने के लिए एक्रोसोम बर्स्ट होने की जरूरत नहीं है। हायाल्यूरोनिडेज एंजाइम इसको ऐसे ही डिसॉल्व करता है, स्पर्म के टच करते ही ये डिसॉल्व कर देता है। और फिर स्पर्म एंटर करता है अंदर और टच करता है जोना पेल्यूसिडा को। जैसे ही स्पर्म इंटरेक्ट करता है जोना पेल्यूसिडा के लेयर को, अब होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन कब होगा? जब स्पर्म इंटरेक्ट करेगा जोना पेल्यूसिडा के लेयर को। एक्रोसोम रिएक्शन में एक्रोसोम बर्स्ट होगा, अंदर से एक्रोसिन निकलेगा। एक्रोसिन इसके लेयर को, कौन से लेयर को? जोना पेल्यूसिडा के लेयर को डिसॉल्व करेगा और फिर न्यूक्लियस अंदर जाएगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप लिखो। आपको समझ आ गया तो स्टेप बाय स्टेप लिखो, आपके भाषा में लिखो। मैं कितना भी नोट्स दे दूं उससे बेटर है आपने जो अपना नोट्स बनाया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ बता रही हूँ, आप इधर समझ जाओ और अपने भाषा में लिखो। अब न्यूक्लियस तो अंदर आ गया, अब ये फ्यूज हो, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, इसको मत समझो, हाँ ठीक है। अब फ्यूज होगा, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, वो भी हम सीखेंगे, बट इतना समझना बहुत जरूरी था। आपको इतना समझ आया? फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। कोरोना रेडिएटा, एग के ऊपर दो लेयर्स है, एक है कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ये मैं ब्लैक से फिर से रिवीजन बता रही हूँ। कोरोना रेडिएटा, उसके बीच बीच में हायाल्यूरोनिक एसिड होता है। क्यों होता है? ताकि फोलिकुलर सेल्स को बांध के रख सके। दो सेल है, उसको बांध के रखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, क्या होता है? हायाल्यूरोनिक एसिड होता है। उसके अंदर है जोना पेल्यूसिडा जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। अब एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है? स्पर्म जब जोना पेल्यूसिडा के लेयर से इंटरेक्ट करता है, एक्रोसोम बर्स्ट होता है, अंदर से एक्रोसिन निकलता है। एक्रोसिन ही वो एंजाइम है जो जोना पेल्यूसिडा के लेयर को डिसॉल्व करेगा ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जा सके। क्लियर है? अब एक और चीज, जैसे ही एक स्पर्म अंदर गया, जैसे ही यहाँ पे फिर से ये डायग्राम छोड़ो, जैसे ही एक स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर गया, जोना पेल्यूसिडा ने अपने लेयर को हार्ड कर दिया ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो, ताकि दूसरे स्पर्म्स अंदर ना जा सके। दूसरे आ जाएंगे तो फिर फीटल हो जाएगा ना, मर जाएगा। तो एक ही स्पर्म एक टाइम पे एंट्री अलाउड है। समझ में आया? एक ही स्पर्म एंटर करेंगे ना, 10 स्पर्म एंटर करेंगे तो 10 न्यूक्लियस आएंगे, तो कैसे बनेगा? हमको
एक एग का न्यूक्लियस चाहिए और एक स्पर्म का न्यूक्लियस चाहिए। एक ही स्पर्म का न्यूक्लियस चाहिए, 10 स्पर्म का न्यूक्लियस नहीं चाहिए। तो जैसे एक स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस अंदर डाल दिया, ज़ोना पेलुसिडा ने अपने लेयर को हार्ड बना दिया। एग ने कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज किए जिसकी वजह से ज़ोना पेलुसिडा के लेयर में वो ताकत आ गई, वो हार्ड, उसने खुद को हार्ड बना दिया, अब स्पर्म नहीं आ पाएगा। ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा के लेयर में चेंज होता है, इसकी वजह से दूसरे स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाते। क्लियर है? और इसी को हम कहते हैं ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मल्टीपल स्पर्म्स को ब्लॉक करता है ये लेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी मैंने आपको समझा दिया है। और जो बाकी स्पर्म्स है जो बाहर रह जाते हैं, ये ज़ोना पेलुसिडा के लेयर का जो लेयर है वो हार्ड हो गया, बाकी स्पर्म्स यहाँ बाहर रह जाता है, समझो, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। मर जाओ, मर जाते हैं। काम नहीं है ना, काम तो उसका हो गया, दूसरे का काम क्या है, मर जाओ। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने इतना ही किया, ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है आपको, बट वीडियो में बार बार नहीं समझाऊंगी, वीडियो को आप पहले करके देख लो। बहुत इजी है ये, बहुत इजीली समझ भी आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे मियोसिस 2 वो कैसे कंप्लीट करता है नेक्स्ट वीडियो में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।